हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो कि 2021 में हुआ था, उसका सेकंड पेपर को। तो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 दिया गया है, यह किसका विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में होती है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में। तो ये बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। ऑप्शन दिए गए कार्ल पियर्सन, स्टुअर्ट चेज, जॉर्ज ए लुंडबर्ग या फिर ए एल बर्नार्ड। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? तो कार्ल पियर्सन ने। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ राइट बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम है। तो इनको मैच कराना है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं इसका राइट आंसर बताऊंगी। सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन, ये बुक किसकी है? तो सीए मोजर की है। ए का 3 नीचे दिए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो ए का 3 मैं यहीं पे बता दे रही हूँ। मेथड इन सोशल रिलेशन, सोशल रिसर्च किसकी बुक है? गुडियम हार्ट की है। डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी किसकी बुक है? WP स्कॉट की है। और द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च बुक है RL एवकॉफ की। तो इस तरह से इस कूट में देख लीजिए, और इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप लोग क्वेश्चन को ऊपर नीचे करके मैच करा लेना। नेक्स्ट है प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है। किसका कथन है? PV यंग का, AW ग्रीन का, CA मोजर का या फिर GM फिशर का। तो ये सारी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, AW ग्रीन का कथन है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अध्ययन की एक मूल आवश्यकता है। सब्जेक्टिविटी व्यक्तिपरकता, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुपरकता, वैल्यू मूल्य या फिर बिलीव विश्वास। तो वैज्ञानिक अध्ययन की क्या मूल आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुपरकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है अनुसंधानकर्ता को शोध से पूर्व प्रतिभागियों से आवश्यक रूप से क्या प्राप्त कर लेना चाहिए? ऑप्शन ए है लॉयल्टी निष्ठा, रिटन कमिटमेंट, लिखित प्रतिबद्धता, इन्फॉर्म कंसेंट, सूचित सहमति या फिर वैल्यू ओरिएंटेशन मूल्य अभिमुखता। तो क्या करना चाहिए इसमें से? सी, इन्फॉर्म सहमति। उनसे सहमति लेनी चाहिए, जो भी अनुसंधान करता है, रिसर्चर है, जिस पे भी शोध कर रहा है, उनसे उनका कोई भी स्टेटमेंट लेने से पहले उनको अच्छे से बताना चाहिए कि उनकी बात को क्यों अध्ययन किया जा रहा है। इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में कौन प्रमुख रूप निदर्शन नहीं है? प्रत्यक्षवादी रूप निदर्शन, व्याख्यात्मक रूप निदर्शन, आलोचनात्मक निदर्शन या फिर रचनात्मक निदर्शन। पैराडाइम, इंग्लिश का भी क्वेश्चन देख लेना आप लोग, हिंदी में थोड़े थोड़े वर्ड्स अलग हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पैराडाइम, आलोचनात्मक रूप निदर्शन। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने समाजशास्त्र को 2 मुख्य भागों सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में विभक्त किया है? LH मॉर्गन, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे या फिर कोहेन। तो यह क्वेश्चन इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट कराया था, प्रैक्टिस सेट नहीं, ये वाला पेपर सॉल्व कराया था राजस्थान का ही 2021 में फर्स्ट पेपर आया था, उसमें भी एक क्वेश्चन सेम पूछा गया था। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, ऑगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक विश्लेषण का रूप निदर्शन का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए RK माइटन, ऑप्शन बी है ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन सी हेरोल्ड गारफिंकल, ऑप्शन डी है कूहन। तो पैराडाइम ऑफ फंक्शनल एनालिसिस की बात कौन करता है? तो RK माइटन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शब्द रूप निदर्शन या पैराडाइम का क्या अर्थ है?
ऑप्शन ए दिया गया अवधारणा एवं स्थापनाओं का एक समूह है। ऑप्शन बी है भौतिकी की एक शाखा है। ऑप्शन सी एक प्रकार का निदर्शन है, या फिर ऑप्शन डी है कुछ करने के लिए मजबूर होना। तो पैराडाइम किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सेट ऑफ कंसेप्ट एंड प्रोपोजिशंस होता है। अवधारणा में स्थापनाओं का एक समूह है, उसको हम लोग पैराडाइम कहते हैं। नेक्स्ट है असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है, इंग्लिश में देख लीजिए, मैं हिंदी में बताती हूँ। असर्शन है अनुसंधान अभिकल्प एक प्रकार का प्रारूप होता है जो वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार किया जाता है, और कारण है इसका कई अनुसंधान योजनाओं के ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाते हैं। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बोथ ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है वह है। ऑप्शन ए है अंतर सांस्कृतिक शोध, क्रॉस कल्चरल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक शोध, कंपैरेटिव रिसर्च, तुलनात्मक शोध, या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, विवरणात्मक शोध। तो ये सेम क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर में भी आया था, तो इसलिए हमें पीवाईक्यू करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिल जाते हैं, और जो नहीं मिलते हैं उससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है कि नेक्स्ट पेपर में किस किस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पर प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट दिया गया है, एक चिकित्सक डेंगू बुखार की 2 दवाओं की सापेक्ष प्रभावशीलता का अध्ययन करता है, उसका शोध क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा, विवरणात्मक अनुसंधान होगा, हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक अनुसंधान, या फिर एथनोग्राफी, नृवंशीय विज्ञान। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में रिसर्च से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग, स्टार्टिंग से रिसर्च के ही क्वेश्चन हैं, 12 नंबर तक आ गए हम लोग। तो आप लोग रिसर्च को अच्छे से तैयार कर लेना अगर आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना है तो। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है, जब एक शोधकर्ता सर्वेक्षण करता है तो तथ्यों को एकत्र करता है, परिणामों का विश्लेषण करता है और उसे अपने अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करता है, तो यह प्राथमिक सामग्री है। और ऑप्शन बी दिया गया है, लेकिन जब कोई अन्य व्यक्ति उन तथ्यों का उपयोग आगे के विश्लेषण के लिए करता है तो उसके लिए वह द्वितीयक सामग्री बन जाता है। तो दिए गए कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। कोड दिया गया है, ए गलत है, बी सही है, ए सही है, बी गलत है, ए और बी दोनों गलत है, या फिर ए और बी दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रभावी विपणन संचार चैनल के रूप में सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान संरचना का उदाहरण है? एक्सप्लेनेटरी, व्याख्यात्मक, डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक, एक्सप्लोरेटरी, अन्वेषणात्मक, या फिर एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? एक्सप्लोरेटरी, अन्वेषणात्मक, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अनुसंधान प्रारूप क्या है? अनुसंधान के संचालन का वह तरीका जो सिद्धांत सम्मत नहीं है, तथ्य संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा, गुणात्मक या मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करने के बीच का विकल्प, या फिर जिस शैली में आप अपनी शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं जैसे कि ग्राफ वगैरह। तो क्या होता है? रिसर्च डिज़ाइन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गुणात्मक या मात्रात्मक
तथ्य संकलन विश्लेषण के प्रत्येक चरण की एक रूपरेखा होती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्राकल्पना जो पर्याप्त जानकारी की अनुपलब्धता में अनुसंधान विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता के प्रारंभिक अनुमान पर आधारित होती है, उसे क्या कहते हैं? साइंटिफिक हाइपोथेसिस, वैज्ञानिक प्राकल्पना, नल हाइपोथेसिस, शून्य प्राकल्पना, वर्किंग हाइपोथेसिस, कार्यकारी प्राकल्पना या फिर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, सांख्यिकी प्राकल्पना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, इसे हम लोग कार्यकारी परिकल्पना भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सादृश्यता या फिर एनालॉजी किसका स्रोत है? साक्षात्कार, इंटरव्यू का, मीन माध्य का, वेरिएबल चर का या फिर हाइपोथेसिस प्राकल्पना का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हाइपोथेसिस का है। नेक्स्ट है, प्राकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिए गए, केवल वैकल्पिक प्राकल्पना का परीक्षण किया जा सकता है, केवल शून्य प्राकल्पना का परीक्षण किया जा सकता है, वैकल्पिक और शून्य प्राकल्पना दोनों का परीक्षण किया जा सकता है, या फिर वैकल्पिक और शून्य प्राकल्पना दोनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वैकल्पिक और शून्य प्राकल्पना दोनों का ही परीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रतिदर्शन की किस विधि में सैंपलिंग है? समग्र की प्रत्येक इकाई के चयन की समान संभावना होती है। ऑप्शन ए है पर्पजिव सैंपलिंग, ऑप्शन बी कोटा सैंपलिंग, ऑप्शन सी है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग या फिर ऑप्शन डी है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो सैंपलिंग के तो जो भी प्रकार हैं उनको हमें इंग्लिश में ही याद कर लेना चाहिए, क्योंकि हिंदी में बहुत ही ऊपर नीचे अलग अलग शब्द होते हैं, तो जिससे हमारे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होता है? जिसमें प्रत्येक इकाई की चयन की संभावना होती है, वो कौन सी सैंपलिंग होती है? तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिदर्शन त्रुटि यानी कि सैंपलिंग एरर किसके साथ घट जाती है? प्रतिदर्श के आकार में वृद्धि के साथ, प्रतिदर्श के आकार में कमी के साथ, यादृच्छिकीकरण की प्रक्रिया में, रैंडमाइजेशन या फिर विश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रोसेस ऑफ एनालिसिस के। तो सैंपलिंग एरर कब होता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रतिदर्श के आकार में वृद्धि के साथ। अगर आपका सैंपलिंग एरिया, आपका सैंपल बड़ा होता है तो उसमें त्रुटि की कम संभावना होती है, लेकिन अगर आपका सैंपल छोटा है तो उसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए प्रतिदर्श के आकार में वृद्धि के साथ ही सैंपलिंग त्रुटि घट और बढ़ सकती है। ये इसका राइट आंसर हो सकता है, हो सकता नहीं है। नेक्स्ट है, किसने कहा कि प्रतिदर्श एक विशाल समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यह। गुडेम हार्ट की, पीवी यंग की, बोगार्डस की या फिर एचपी यंग की? तो ये किसकी डेफिनेशन है कि सैंपलिंग एक विशाल समूह का एक लघुत्तर प्रतिनिधि होता है? तो ये कहा है गुडेम हार्ट ने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व निर्धारित सूची में से निश्चित अंतराल पर इकाइयों के चयन को क्या कहते हैं? क्लस्टर सैंपलिंग, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, पर्पजिव सैंपलिंग या फिर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग? तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रतिदर्शन को आकस्मिक प्रतिदर्शन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है सुविधाजनक यानी कि कन्वीनियंस सैंपलिंग, ऑप्शन बी है कोटा सैंपलिंग, ऑप्शन सी है क्लस्टर सैंपलिंग या फिर ऑप्शन डी है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो इसे हम लोग कहते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है, आप अपने कार्यस्थल पर तनाव से कैसे निपटते हैं। यह है क्या है, खुला प्रश्न है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, बंद प्रश्न है, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, अमूर्त प्रश्न है, या फिर दुनाली प्रश्न, डबल बैरल्ड क्वेश्चंस है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। खुला प्रश्न है, जो भी पार्टिसिपेंट है वह कोई भी आंसर आपको बता सकता है अपनी मर्जी से, तो इसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक साक्षात्कार जिसमें साक्षात्कारकर्ता किसी दिए गए विषय के बारे में स्वतंत्र रूप से बात करने के लिए उत्तरदाता को प्रोत्साहित करता है, उसे क्या कहते हैं। असंरचित साक्षात्कार, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, संरचित साक्षात्कार, फोकस्ड इंटरव्यू, या फिर क्लिनिकल इंटरव्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसे हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड या फिर असंरचित साक्षात्कार भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अनुसूची का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है मेथड, ऑप्शन बी टेक्निक, ऑप्शन सी टूल, या फिर ऑप्शन डी है क्वेश्चनायर। तो अनुसूची का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो एक टूल के रूप में किया जाता है, उपकरण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, प्रश्नों की एक सूची जो उत्तरदाता को सौंपी जाती है, जो प्रश्नों को पढ़ता है और उत्तरों को स्वयं भरता है, वह क्या होता है। इंटरव्यू शेड्यूल होता है, क्वेश्चनायर होता है, इंटरव्यू गाइड होता है, या फिर केस स्टडी होती है। तो जिसमें उत्तरदाता स्वयं प्रश्नों को पढ़ के उत्तर भरता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं प्रश्नावली या फिर क्वेश्चनायर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को बताएं, क्या आप अखबार या पत्रिकाएं खरीदते हैं। यह है डबल बैरल्ड क्वेश्चन, एम्बिग्युअस क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, या फिर सेंसिटिव क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनेकार्थक प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी समाज के सड़क पे कोनों का अध्ययन में सहभागी पार्टिसिपेंट अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है बी मैलिनोस्की को, ऑप्शन बी है WF वाइट को, ऑप्शन सी PH मान को, या फिर ऑप्शन डी है PV यंग को। तो ये किसने किया है, अमेरिका की सड़कों का अध्ययन WF वाइट। इनकी बुक का नाम है स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में MN श्रीनिवास ने अपनी अवधारणा संस्कृतिकरण को प्रस्तुत किया है। ऑप्शन दिए गए हैं, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूस ऑफ साउथ इंडिया, द रिमेंबर्ड विलेज, या फिर कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। तो बताइए कि इसमें उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। तो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्स ऑफ साउथ इंडिया में दी है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सुमेलित करना है। एक तरफ राइटर्स के नाम है, दूसरी तरफ उनकी स्टडी एरिया का नाम दिया गया है, तो इसको हमें सुमेलित करना है। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। MN श्रीनिवास ने कहाँ की स्टडी की है, तो रामपुरा गांव की है। SC दुबे ने कहाँ की है, समीरपेट की। आंद्रे बेत्तेई ने श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया है, और DN मजुमदार ने मोहाना गांव का अध्ययन किया है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, MN श्रीनिवास ने प्रभु जाति की निम्नलिखित विशेषताओं को निर्दिष्ट किया है। ऑप्शन ए दिया गया, जब वह आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेती है, जाति संचरण में उनका स्थान होता है, उसका संख्यात्मक रूप से बड़ी होती है, और आय का शहरी स्रोत होता है। तो दिए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। MN श्रीनिवास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी थी और प्रभु जाति की कुछ विशेषताएं बताई थी, तो वही पूछ रहा है आपसे।
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी। ये चारों ही विशेषताएं एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट की बताई थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एस.सी. दुबे की कृति इंडिया चेंजिंग विलेजेस उसके संबंध में डैश की तरफ बदलाव को दर्शाती है। क्या? संरचना में परिवर्तन, प्रकार्य से संरचना, संरचना से प्रकार, या फिर संरचना से व्यवस्था। इंडिया चेंजिंग विलेजेस किसकी बुक है? एस.सी. दुबे की बुक है। और ये किसको दर्शाती है? तो संरचना से परिवर्तन, स्ट्रक्चर टू चेंज। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, द बुक इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है? एस.सी. दुबे ने, एम.एन. श्रीनिवास ने, इरावती कर्वे ने, या फिर डी.एन. मजूमदार ने। इंडियन विलेज बुक किसकी है? तो इंडियन विलेज एस.सी. दुबे की बुक है। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक है, जो है इंडिया चेंजिंग विलेजेस 1958 में आई थी, द कमार 1954 में आई थी, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया 1977 में आई थी, और इंडियन सोसाइटी 1992 में आई थी। तो एस.सी. दुबे की सारी बुक्स को अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से आंध्र वृत्ति की कृति नहीं है? मार्क्सिज्म एंड क्लास एनालिसिस, कास्ट क्लास एंड पावर, स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, या फिर कास्ट एंड रेस इन इंडिया। तो इसमें से कौन सी आंध्र वृत्ति की बुक नहीं है? तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कास्ट एंड रेस इन इंडिया किसकी है? जी.एस. खुरिये की है। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटीज द रिस्पॉन्सेज ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड के रचयिता कौन है? विक्टर एस डिसूजा, एम.एस. राव, एम.एन. श्रीनिवास, या फिर के.एस. नायर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और इसके रचयिता कौन है? विक्टर एस डिसूजा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा कि शहरीकरण किसी भी सभ्यता के सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन ए है लुईस बिर्थ, ऑप्शन बी है एम.एस. राव, ऑप्शन सी विक्टर एस डिसूजा, और ऑप्शन डी है आई.पी. देसाई। तो ये किसने कहा है? विक्टर एस डिसूजा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नगरवाद एक जीने का तरीका है, अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ किसने कहा है? लुईस बिर्थ, फिशर, या फिर ममफोर्ड, या टाइनवी। तो ये किसने कहा है? लुईस बिर्थ ने कहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगरीकरण और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की जांच के लिए फ्रिंज विलेज समीरपुर का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? एम.एस. राव ने, एस.सी. दुबे ने, इरावती कर्वे ने, या फिर ए.आर. देसाई ने। तो किसने किया है ये? एम.एस. राव ने किया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये समीरपुर गांव कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में आता है। समीर, यहाँ से हमें एक और क्वेश्चन पता चलता है कि फ्रिंज विलेज एम.एस. राव के, इन्होंने समीरपुर का अध्ययन किया है। नेक्स्ट है, मीरा कोशाम्बी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए है बॉम्बे इन ट्रांजिशन, ग्रोथ एंड सोशल इकोलॉजी ऑफ ए कॉलोनियल सिटी, ऑप्शन बी एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ऑप्शन सी प्रॉब्लम्स ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, और ऑप्शन डी है अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज। तो मीरा कोशाम्बी की कौन सी बुक है? तो बॉम्बे इन ट्रांजिशन। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्टर एस डिसूजा ने अपने अध्ययन में रिश्तेदारी, जाति, वर्ग और धर्म, किनशिप, कास्ट, क्लास एंड रिलीजन किया है। किसका अध्ययन किया है विक्टर एस डिसूजा ने? चंडीगढ़ में, मैसूर में, जयपुर में, या फिर दिल्ली में।
तो विक्टर डिसूजा ने चंडीगढ़ सिटी में अध्ययन किया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीरा कोसाम्बी ने किन 3 औपनिवेशिक बंदरगाह शहरों के शहरी आकृति विज्ञान का अध्ययन किया है? कॉलोनियल पोर्ट सिटीज़, मद्रास, मुंबई एवं कलकत्ता, मद्रास, कोचीन एवं कलकत्ता, मुंबई, कोचीन एवं मद्रास, या फिर कलकत्ता, मद्रास एवं विशाखापट्टनम। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, मद्रास, मुंबई एवं कलकत्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़ा नहीं है? ऑप्शन ए है वर्जीनियस जॉर्ज खाका, एशल दोशी, वेरियर एल्विन, या फिर एडवर्ड टाइलर। तो कौन इसमें से भारत के आदिवासी अध्ययन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो एडवर्ड टाइलर। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनजातीय लोग बिखरे निवास स्थानों में रहते हैं, और ऑप्शन बी दिया गया अन्य समाजों की तुलना में जनजातीय समाज विलग है। तो ऑप्शन में है ए और बी दोनों सही है, ए बी दोनों सही नहीं है, ए सही है परंतु बी सही नहीं है, और ए सही नहीं है परंतु बी सही है। तो इसमें से बताना है आपको राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत के 36 आदिवासी आंदोलनों का विस्तृत विवरण लिखा है, जिसमें से 14 अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में थे? एम.एस. दुबे, के.एस. सिंह, टी.एन. मदान, या फिर डी.एन. मजूमदार। तो इसकी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, के.एस. सिंह। इन्होंने 1982 में 36 आदिवासी आंदोलनों का अध्ययन किया है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जनजातियों के नाम है, दूसरी एक तरफ जनजातियों के नाम है और दूसरी तरफ उनके स्थान के नाम है। तो मैच कराते हैं इसको हम लोग। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं। नागालैंड में रहने वाली जनजाति कौन सी है? टोडा। ए का ए है। राजस्थान में गारो। असम में कौन सी रहती? गरासिया। और ऑप्शन डी दिया गया तमिलनाडु नागा। तो इसको हम लोग सही आंसर बताते हैं। नागालैंड में रहने वाली जनजाति कौन सी है? नागा है। राजस्थान में कौन सी जनजाति रहती है? गरासिया। असम में गारो और तमिलनाडु में टोडा। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। आर्कडाइट काकेसाइड प्रजातियाँ, बुशमैन हॉटेनहार्ट, मंगोलाइड प्रजातियाँ, प्राथमिक काकेसाइड प्रजातियाँ और निग्रोइड। तो आर्काइक काकेसाइड प्रजातियाँ द्रविडियन होती हैं। मंगोलाइड कौन सी होती हैं? इंडोनेशियन माले। प्राथमिक काकेसाइड प्रजातियाँ आर्मेनॉइड होती हैं और निग्रोइड बुशमैन हॉटेनहार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फूड में से? ऑप्शन बी। आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके कोड से मैच कर लेना। नेक्स्ट दिया गया है, कौन सी समिति जनजाति मुद्दों से नहीं जुड़ी है? ऑप्शन ए है लोकुर समिति, ऑप्शन बी भूरिया समिति, ऑप्शन सी एल्विन समिति, या फिर ऑप्शन डी है धानुका समिति। तो कौन सी जनजाति मुद्दों से संबंधित नहीं है? तो ये समितियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो धानुका समिति इनसे संबंधित नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वुमेन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है नीरा देसाई, ऑप्शन बी मीना अग्रवाल, ऑप्शन सी है नीता कुमार और ऑप्शन डी दिया गया है जूलियट मिशेल। तो वुमेन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरा देसाई। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, नैरेटिव, दलित, वुमेन्स, टेस्टिमाइज की लेखिका कौन है? वंदना शिवा, शर्मिला रेगे, कुमकुम सेनगारी या फिर उमा चक्रवर्ती? तो कौन है? शर्मिला रेगे। राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, नैरेटिव, दलित, विमेंस, टेस्टिमोनीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद कर लेना आप लोग, शर्मिला रेगे की है। अगला दिया गया है कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। कथन दिया गया है लिंग के बीच अंतर शिक्षा और पर्यावरण का परिणाम है, प्रकृति का नहीं। और कारण है इसका स्त्रियों का समाजीकरण इस प्रकार से होता है कि वे माँ और पत्नी पहले बने। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया फीमेल यूनिक की लेखिका कौन है? फीमेल यूनिक की बुक है, उसकी लेखिका कौन है? साइमन द बोवार, जर्माइन ग्रियर, मैरी वॉलेस्टोनक्राफ्ट या फिर दुर्गाबाई देशमुख? तो इम्पॉर्टेंट बुक है, याद कर लेना आप लोग, फीमेल यूनिक। तो इसकी लेखिका कौन है? जर्माइन ग्रियर है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक के रचयिता कौन है? एन ओकले, टॉलकट पार्सन्स, नीरा देसाई या फिर महाश्वेता देवी? सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। तो कौन है? एन ओकले हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया बीना अग्रवाल एक विकास अर्थशास्त्री हैं जो जानी जाती हैं महिला स्वास्थ्य कार्य के लिए, महिला संपत्ति अधिकार कार्य के लिए, महिला भक्ति आंदोलन कार्य के लिए या फिर महिला शिक्षा कार्य के लिए? तो बीना अग्रवाल किसके लिए जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। ये महिलाओं को संपत्ति में अधिकार की बात करती हैं। नेक्स्ट है बार्गेनिंग एंड जेंडर रिलेशन विद इन एंड बियॉन्ड द हाउस होल्ड की लेखिका कौन है? बीना अग्रवाल, नीरा देसाई, तृप्ति शाह या फिर मैत्रेयी कृष्णराज? तो ये सारे ही बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फीमेल या फिर फेमिनिज्म से रिलेटेड हैं ये क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लेना, क्योंकि एक बुक ज़रूर आएगी एग्ज़ाम में, बहुत अच्छी बुक्स दी गई हैं इसमें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बीना अग्रवाल की बुक है बार्गेनिंग एंड जेंडर रिलेशन। नेक्स्ट है किन प्रख्यात विद्वानों को उनके भारत विद्या या पाठ्य दृष्टिकोण में योगदान के लिए जाना जाता है? जीएस कुरिये, लुईस ड्यूमा, एन.के. बोस या ए.आर. देसाई? तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, जीएस कुरिये और लुईस ड्यूमा हैं। कौन से हैं ये? इंडोलॉजिकल या टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव से हैं। बाकी एन.के. बोस तो सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य से हैं, ए.आर. देसाई डायलेक्टिकल पर्सपेक्टिव से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जीएस कुरिये की कृतियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी और ऑप्शन डी है इंडियन साधुज। तो जीएस कुरिये की कृतियाँ कौन सी हैं? तो बी, सी और डी जीएस कुरिये की बुक का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया किसकी बुक है? एस.सी. दुबे की बुक है, जो कि 1977 में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पीपल ऑफ इंडिया नामक विस्तृत कृति का किसने संपादन किया है? एम.एन. श्रीनिवास ने, आंद्रे बेतेई ने, के.एस. सिंह ने या फिर डी.पी. मुखर्जी ने? तो कल वाली क्लास में मैंने बताया था पीपल ऑफ इंडिया किसने लिखी है। तो के.एस. सिंह ने 2002 में लिखी है पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है एम.एन. श्रीनिवास को उनके कार्यों के लिए जाना जाता है। डोमिनेंट कास्ट, सेकुलराइजेशन, लौकिकीकरण, कंपैरिजन ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं की तुलना, पाथ ऑफ डेवलपमेंट, विकास का रास्ता? तो किसके लिए जाना जाता है एम.एन. श्रीनिवास को? तो ए और बी
डोमिनेंट कास्ट और लौकिकीकरण सेकुलराइजेशन के लिए एम.एन. श्रीनिवास को जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक भारतीय समाजशास्त्री ने अपने अध्ययन के लिए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई, एम.एन. श्रीनिवास और एन.के. बोस। तो ऑप्शन, इसका राइट आंसर पहले से ही दिया हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एन.के. बोस ने निर्जातीय अध्ययन सामग्री के आधार पर किस राज्य के आदिवासी समुदाय की प्रकृति के संबंध में चर्चा की है? ऑप्शन दिए गए उड़ीसा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो एन.के. बोस ने कहाँ की स्टडी की है? तो इन्होंने उड़ीसा की जुआंग जनजाति का अध्ययन किया था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जुआंग जनजाति। ट्राइबल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? एन.के. बोस, के.एस. सिंह, एस.एल. दोशी या फिर एम.एन. श्रीनिवास। ट्राइबल लाइफ इन इंडिया इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक के लेखक कौन हैं? एन.के. बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस सामाजिक मानव शास्त्री ने निवंश विज्ञान शास्त्री, भारतविदों और इतिहासकारों के दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एन.के. बोस। एन.के. बोस की और बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1929 में आई थी, कल्चर ऑफ एंड सोसाइटी इन इंडिया 1967 में आई थी, और प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन और प्रॉब्लम ऑफ नेशनलिज्म। भी किसकी बुक्स हैं? सारी एन.के. बोस की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। और इसका राइट आंसर एन.के. बोस है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुरजीत सिन्हा का कार्य मुख्यतः निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है जनसांख्यिकी का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ डेमोग्राफी, ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम जनजाति जाति सात्यता, ट्राइबल मूवमेंट्स जनजातीय आंदोलन या फिर फील्ड स्टडीज क्षेत्रीय अध्ययन। तो सुरजीत सिन्हा से संबंधित क्वेश्चन है, कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इन्होंने जनजाति जाति सात्यता, जनजातीय आंदोलन और क्षेत्रीय अध्ययन बताया है। इन्होंने कहा कि किस पे अध्ययन किया है, कौन सी जनजाति पे? तो इन्होंने भूमि जनजाति पे किया है अध्ययन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसका यह मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए? डी.पी. मुखर्जी, ऑप्शन बी है सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन सी एस.एल. दोशी और ऑप्शन डी दिया गया है एन.के. बोस। तो आंसर आपसे पहले ही दिख गया, इसका राइट आंसर सुरजीत सिन्हा हो जाएंगे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसका अध्ययन एस.एल. दोशी द्वारा किया गया? भील, गारो, बोडो या फिर भूटिया? तो भील जनजाति का अध्ययन एस.एल. दोशी द्वारा किया गया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। बताना कि क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो फीडबैक ज़रूर देना, अच्छे नहीं लगते हैं तो भी देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।